हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एस के दिवाकर, आपके प्रताप कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे मैं अपना नेक्स्ट लेसन आपके पास लेके आया हूँ जीएस का। इसमें मेरा पहला सवाल है कि जैसे पहले हम इससे इन सारी बातों को मतलब आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बात देना चाहते हैं। जैसे कि मेरा यूट्यूब जो चैनल है प्रताप कॉम्पिटिटिव, उसे आपको सब्सक्राइब करना नेसेसरी है, ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको भी और हमें भी दोनों को असुविधा होगी। जैसे कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा आपका चैनल आपके पास हमारा वीडियो रोजाना मिलता रहेगा, और जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे तब भी आपको ये सूचना मिलता रहेगा कि कब हमारा क्या वीडियो आया है। उसे आप देखने में सहूलियत होगी, और हमारा जो भी वीडियो आप देखते हैं वो पूरा वीडियो देखा कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा देखने से क्या कुछ जानकारी तो मिलेगी नहीं, इसलिए पूरी जानकारी जानने के लिए आपको तो पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा प्रताप कॉम्पिटिटिव जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और उसको पूरा वीडियो देखिए। अब हम अपने सवाल पे आ रहे हैं, जिसमें मेरा पहला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन मूल अधिकार संबंधित अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, फिर तीसरा है मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, एवं चौथा ऑप्शन है संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। लेकिन इसका हमारा जो आंसर होगा सी आंसर होगा, हमारा आंसर सी होगा। मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। होता क्या है, यहाँ विस्तृत इसका जानकारी हम आपको देते हैं। क्या होता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिपादित करती है। मतलब यहाँ जो संविधान का जो उद्देश्य है उसको प्रस्तावना क्या करता है, प्रतिपादित करता है, वो बतलाता है। ठीक है, कहते हैं इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक एवं उनके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। कहता है प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधित अध्याय में की गई है। जैसा कि हम जानते हैं प्रस्तावना जो होता है हमारे संविधान का एक रूपरेखा होती है, जिससे कि हमें जानकारी मिलती है कि हमारी प्रस्तावना हमें क्या सिखलाता है, क्या बताता है, क्या करने को कहता है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, जो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कहता है भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य धर्म पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है उसे दर्शाना है। ठीक है, सही क्रम क्या है इसमें हमारा, तो सही क्रम हमारा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब इसको हम विस्तृत रूप से जानेंगे तो क्या है संविधान की जो, और इसका जो हमारा आंसर होगा बी आंसर होगा। हमारा आंसर बी होगा, जिसमें है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित मतलब जो मौजूद विभिन्न शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित हो जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य न्याय स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की अखंडता और बंधुता। मतलब इतना जिससे तो हम समझ सकते हैं कि हमारा संविधान हमें एकता और अखंडता का उद्देश्य सिखलाता है, जिससे कि लोगों को एकता और अखंडता के साथ ही रहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, कहते संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है, तो ये हमारा आंसर होगा भारत और इंडिया। ये आंसर होगा भारत और इंडिया। इसका विस्तृत विवरण, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नाम जैसे में भारत और इंडिया से किया गया है। उसमें अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संघवाद को
सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो हमारे भारतीय सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने इसको सहकारी संघवाद कहा था। नेक्स्ट, कहता है हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहां से लिया गया था? तो कहता है हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहां किया गया था? तो वो हमारा हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में। जब हम अपने संविधान की प्रस्तावना को उच्चारित करते हैं तो उसमें हम सबसे पहला शब्द हम यही इस्तेमाल करते हैं, हम भारत के लोग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो ये है हमारा अखंडता। अखंडता जो था, जो क्या था कि वो सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट सवाल, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो कहां से? तो सार्वभौमिकता से इसके हम समझते हैं। कहता सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार सभी व्यक्ति को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के लिए उपलब्ध होना चाहिए। मतलब जितने भी भारत में लोग रह रहे हैं, मतलब भारत के जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक जो हैं, सभी के लिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, जो भी हैं, उन सभी के लिए हमारा, और किसी भी धर्म से हो, सभी के लिए क्या है? समान नियम कानून है, समान व्यवस्था है, समान, जिसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिकता कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो ये हो जाएगा हमारा डी आंसर, जिसमें यह है भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, हमारा देश जो भारत है वो धर्म निरपेक्ष है, जहां की कोई भी धर्म विशेष का कोई बात नहीं होती है। जहां ये क्या हो गया, कहता है कि भारत संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। फिर है हमारा नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो ये हमारा आंसर है बी आंसर, आर्थिक स्वतंत्रता। जो बी हमारा आंसर है, आर्थिक स्वतंत्रता, वो है संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है, मौलिक संरचना। कहता है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? तो ये हमारा हो जाएगा केशवानंद भारती विवाद। कौन सा है? डी आंसर है केशवानंद भारती विवाद, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। जिसमें क्या हुआ था, सन 1960 में बेरूवारी संघ मामले में इस प्रश्न को उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के तहत में बदलाव दिया गया और बदलाव कर दिया, जिससे बदल दिया गया, जिसमें क्या हुआ, प्रस्तावना संविधान का भाग बना दिया गया और इसमें संशोधन किया गया कि लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है। जिससे हम आगे हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कहता है
कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला कथन है भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा कथन है भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। तीसरा कथन है भारत में लोकतांत्रिक तीसरा कथन है भारत में लोकतांत्रिक समाज है। चौथा कथन है भारत का एक कल्याणकारी राज्य है। तो इन कथनों में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो हम ये देखते हैं कि सत्य इसमें है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों हमारा क्या है? सत्य है। इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। नेक्स्ट सवाल, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत राज्यों का संघ है। हमारा डी आंसर। नेक्स्ट, फिर हमारा सवाल है भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये हैं हमारे सरदार पटेल और बीपी मेनन, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता जब मिली थी, जब सन 1947 में स्वतंत्रता मिली थी, तो क्या हुआ था कि स्वतंत्रता के बाद लगभग 562 देशी रियासतों में यह बटा हुआ था। 562 रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया और अन्य 3 रियासतों हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय का महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष भी कहा गया था। भारत का कहता है तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा गया। इस कार्य में पटेल को बीपी मेनन का सहयोग प्राप्त भी हुआ था। नेक्स्ट, फिर हमारा सवाल है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हुआ है हमारा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या किया जाता है? संघ राज्यों का प्रशासन किया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट सवाल, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्ति प्रथम भाषीय प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पहले थे एसके धर, जो सी आंसर में है। एसके धर जो प्रथम भाषीय प्रांत के आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, फिर हमारा अगला सवाल है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य का गठन किया गया था। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, फिर है हमारा अगला सवाल, जिसमें है नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो ये होगा संसद में, मतलब ए आंसर होगा। नेक्स्ट, फिर है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये है 69वां, मतलब बी आंसर होगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। पहले यह मध्य प्रदेश का भाग था।
नेक्स्ट, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में टोटल 9 संघ शासित प्रदेश हैं। अब है हमारा नेक्स्ट सवाल, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो ये होगा प्रथम अनुसूची में, मतलब डी आंसर जो है प्रथम अनुसूची, उसमें संशोधन करना होगा। नेक्स्ट, कहता है कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया? तो ये है हमारा सिक्किम। नेक्स्ट, जो बी आंसर में है। फिर हमारा अगला सवाल है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो हमें किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो ये हो जाएगा हमारा साधारण बहुमत। नेक्स्ट, हमारा अगला सवाल है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये हो जाएगा हमारा संसद को। संसद को ही भारतीय संघ में किस राज्य को शामिल करने का शक्ति संसद को प्राप्त है? अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश करने अथवा उसकी स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, हमारा अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो ये टोटल हो गई हमारा 28। नेक्स्ट, जो हमारा बी आंसर में है, कहता है हमारा मेरा जो नेक्स्ट सवाल है उसमें क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में के निर्माण के सही मिलान करने के लिए कह रहा है, पहचान कीजिए और उसमें कोटि से जोड़िए। तो जोड़ने पर क्या होगा? बी में देखिएगा, 1 का 1, 3, 2 और 4। इसको कह रहा है भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूटों से करने के लिए कह रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा पहला आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा हरियाणा और उसके बाद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद लास्ट में चौथा सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट, कहता है कि राज्यों की जो स्थापना हुई उसको सही आरोही क्रम में बैठाइए। कैसे करना है? सही आरोही क्रम में इसको सजाना है। तो ये हो जाएगा पहले नागालैंड, जो ए आंसर में है, पहले नागालैंड था हुआ, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। जिसमें हो गया नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को हुआ था नागालैंड का, और मेघालय का 21 जनवरी 1972 को, और सिक्किम को 16 मई 1975 को, और अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को। नेक्स्ट, फिर है भाषा के आधार पर या फिर भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का गठन भाषीय आधार पर किया गया था। अब है नेक्स्ट, कहता है लोकसभा में संघीय राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये हो जाएगा 20 सीटें जो है क्या है संघीय राज्य क्षेत्रों के लिए आरक्षित है। दोस्तों, मेरा ये जो टोटल सवाल था, जो ये मेरा अंतिम सवाल था, ये जो कंप्लीट हो चुका है। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और इन सारी जानकारियों से आप जान करके नए नए बातों को जान करके आपको कैसा फील हो रहा है, वो हमें कमेंट बॉक्स में मतलब करने का मेरा मतलब ये है कि आप इस सारे वीडियो को जानकार करके आप आगे के प्रतियोगिताओं में ये काम आएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको हमारा जो प्रताप कॉम्पिटिटिव चैनल है उसको सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, समझ गए, और इसे लाइक भी करना होगा और
इसको सब्सक्राइब भी करना होगा और कमेंट्स बॉक्स में आपको ये भी बताना होगा कि हमें आपके वीडियो हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। इसके लिए फिर आपको और भी सब्जेक्ट का भी मैं वीडियो लाऊंगा। ऐसे तो अभी जो भी वीडियो हम आपको अपलोड कर रहे हैं ये बिल्कुल जस्ट लाइक एक अभी क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो रहा है। फिर हम कुछ समय बाद हम आपको बिल्कुल विस्तृत जैसे कि पॉलिटी का हो जाएगा, ज्योग्राफी का हो जाएगा, फिर हम आपको हिस्ट्री का भी आ जाएगा और भी सब्जेक्ट का, बायो वगैरह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको वीडियो अपलोड करके दूंगा। और उसमें साथ ही साथ बिल्कुल विस्तृत विवरण भी होगा और उनके सवालों का भी, जिस तरह से अभी मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं आपके सामने, तो वो कुछ वीडियो के साथ साथ हम आपको विस्तृत भी विवरण प्रस्तुत करेंगे और क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा और साथ ही साथ विस्तृत टॉपिक का भी वीडियो आएगा, जिससे आपको देख करके आपको समझने में आसानी होगी और जानने में भी आसानी होगी। इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल प्रताप कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और उसको लाइक भी करना होगा। और इससे के लिए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है उसके लिए आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। थैंक यू।